बताना कुछ भी, लेकिन मैंने तो सब कुछ बोल दिया। थैंक यू। जी। धन्यवाद मेरे स्वागत के लिए। और आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देखकर। इसका फुल स्क्रीन के जगह पे ये स्क्रीन नहीं होता है क्या? पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीन। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना हाँ सबको? जी, हाँ जी, ठीक आ रही है ओके सब। ओके, थैंक यू। आज आप सबके बीच में आकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं रोज ही सुनता हूं कि आप लोगों का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम जिस प्रकार से सिर्फ एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तरह से भी इसको अपने आप को भी स्ट्रांग करने की जो ये जो प्रथा है, जो प्रोसेस है, मुझे लगा कि इसमें हमें एक डिस्कशन होना चाहिए हमारे बीच में कि किस प्रकार से हमारी मानसिक एवं शारीरिक दोनों का यदि हम एक प्रकार से एक संयोग करके यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं, तभी हमारा पूरा ओवरऑल स्वास्थ्य सही होता है। क्योंकि इस कोविड के समय पे हमने जब क्योंकि हमने कोविड ट्रीटमेंट करते हैं और कोविड का बहुत सारे केसेस हमने देखा, तो उसमें सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आती। उसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से वो डर जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज तक कोविड को लेके इतना भयावह स्थिति बनी और जो लोगों के अंदर डर बैठा, जिसके जिसके कारण से लोगों में एक प्रकार से भय आज भी है। जो जो कोविड से निकल चुके उनके अंदर भी आज भी एक भय रहता है। बहुत समय पे हमने देखा है कि लोगों में एक भय बना हुआ रहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, कुछ कोई चेंजेस तो नहीं आ गया शरीर में, कोई शारीरिक विकृतियां तो नहीं बन गई है जो परमानेंट हो गया है, जो कभी चेंज नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। और आने वाले समय पे दूसरे जो घर में परिवार के लोग हैं उनको कहीं फिर से कोविड ना हो जाए, इस प्रकार का डर हर समय रहता है। और हमने देखा ये डर जो है ये बहुत बड़ा कारण है कि हम बहुत समय पे अपने आप को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। जो ये सिर्फ डर यहाँ पे नहीं है, हमने छोटे से बच्चों को लेकर बड़े लोग, क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ, तो बच्चों के अंदर भी हमने देखा है कि बहुत प्रकार का, हर प्रकार का ये डर बना हुआ रहता है कि कभी कभी एग्जाम का डर, कभी बोलने का डर, कभी सामने प्रेजेंट होने का डर। और हमारे यहाँ पे वैसे ही हमने बहुत लोगों को देखा है कि किस प्रकार से हमारे अंदर ये डर बना हुआ रहता है कि कुछ लोग के अंदर फोबियाज होता है, कुछ के अंदर हैबिट फॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है, किसके अंदर आदतों का प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंट बैड हैबिट्स होते हैं। हमने चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, तो ये सब चीजें को हम दवाइयों के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं बहुत समय पे, जबकि ये दवाइयों से बहुत समय पे ठीक होता नहीं है। ये देखा गया है कि हमारा जो शरीर में ये शारीरिक प्रॉब्लम है, ये असल में हमारी मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है। तो ये जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक जो प्रॉब्लम है, दोनों में एक सामंजस्य है। और बहुत समय पे हम उसको नहीं समझ पाते, और हम जिस प्रकार से एक मृग अपना कस्तूरी का सुगंध को के लिए खोजता रहता है सारी दुनिया में, पता चलता है कि कस्तूरी तो उसके अंदर ही है। उसी प्रकार से ये पता चला है कि हमारे अंदर की जो मानसिक स्थिति है उसका यदि हमने बैलेंस नहीं किया, उसका यदि सही प्रकार से हमने मैनेज नहीं किया, तो हमारी उसका जो विकृतियां हैं वो शारीरिक रूप से प्रेजेंट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये हाइपरटेंशन। आज हाइपरटेंशन सबको है, आज बीपी सबको है, हाई बीपी हो जाता है लोगों को। हाई बीपी सिर्फ जेनेटिक कारणों से नहीं होता। हाई बीपी सिर्फ खान पान और हमारे जो एनवायरनमेंट के कारण से नहीं होता। हाई बीपी हमारा स्ट्रेस के कारण से भी होता है। हाई बीपी हमारा एंजाइटी के कारण से भी होता है।
हाई बीपी एक मेजर कारण है कि हमारा जो मानसिक जो जो संतुलन है हमारे हम और शारीरिक और मानसिक संतुलन जैसे बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अस्थमा का जो प्रॉब्लम है, जो ये जो चेस्ट का जो अस्थमा का प्रॉब्लम है, जीआई का मतलब पेट का जो प्रॉब्लम है, जो आप पेट का प्रॉब्लम देखेंगे उसमें भी वो न्यूरो न्यूरो इसके साथ मैच है। तो जो न्यूरोलॉजिकल जो कॉज है उसके साथ साइकोलॉजिकल कॉज है उसके साथ लिंक होता है। क्योंकि आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कहीं हमको स्ट्रेस होता है, जब एंजाइटी होता है, तो बहुत समय पे लोगों का यूरिनेशन बढ़ जाता है, बहुत समय पे मोशन जाने का बढ़ जाता है। वो हमें यदि कहीं बाहर जाना हो, हमें टेंशन हो गया, हमें ऑफ ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, तो उस समय लोग बार बार मोशन जाते हैं, बार बार यूरिनेशन जाते हैं। ऐसा अचानक से क्या हुआ? हमें तो लूज मोशन हुआ नहीं है, हमने कोई खराब दवाई खाना खाया नहीं है, हमको कोई डायरिया नहीं है, फिर भी उस समय डायरिया हो जाता है या मोशन बार बार जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका एक लिंक है। तो वो लिंक जो है वो हमारा ब्रेन का और ये जो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है, जो हमारा पेट है, जो हमारा उसके साथ लिंक होता है। और ये लिंकेज जो ये बताता है कि कैसा ब्रेन हमारे पूरे संपूर्ण ऑर्गन्स को मैनेज कराता है। यदि हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है तो हमारा पूरा शरीर कभी भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। हम शरीर को ठीक रखने के लिए तो हर प्रकार का काम करते हैं, हर प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं, पर ब्रेन को ठीक रखने का एक्सरसाइज बहुत समय पे हम नहीं करते हैं। इसीलिए ब्रेन का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और जैसा जैसे उम्र बढ़ता है हमारे ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, जो जो न्यूरो प्लास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, रिसीव करने की क्षमता कम हो जाती है, एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे अंदर रिजिडिटी बन जाती है। और जब रिजिडिटी बन जाती है तो सेम ही चीज को हम रिपीट करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जब आज बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर नई नई सोच को, नई नई थॉट्स को समझने की कोशिश करता है, वो नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता है और वो सीखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारा सीखने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। और यही कारण है कि हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां बढ़ने लगती है, हमारे अंदर शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोग्राम है हमारे शरीर का वो ब्रेन से संचालित होता है, वो मस्तिष्क से संचालित होता है। और मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स है, जो वो केमिकल्स आपने जो लगे रहो मुन्ना भाई में सुना होगा कि दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। तो ये केमिकल लोचा है जो उस फिल्म में यूज किया गया था, बड़े अच्छे से ल्यूसिड तरीके से समझाया गया था। तो वो केमिकल जो है हमारे शरीर को संचालित करता है, निर्धारित करता है। और ये जो केमिकल्स है वो हार्मोन्स के रूप से, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा केमिकल हार्मोन्स बनता है, हार्मोन्स का रिलीज होता है और हार्मोन्स हमारे शरीर को संचालित करता है हर प्रकार के प्रोग्राम को, चाहे वो हार्ट से लेके, लंग से लेके, चाहे वो बीपी से लेके मैनेज करना हो। तो ये जो स्ट्रेस है हमारे शरीर में, हमारे अंदर, वो स्ट्रेस पूरी तरीके से, एंग्जाइटी जो है वो ब्रेन से संचालित होता है, जिसका इफेक्ट जो है हमें हर प्रकार से हमारी इम्यूनिटी पे भी पड़ता है। इवन कोविड के समय जो हमारी पूरा कोविड, आपको आज के डेट में हर किसी को पता है कि कोविड क्यों होता है। क्योंकि कोविड में एक तो है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम सही प्रकार से काम नहीं करता, वो कार्यरत नहीं होता। तो वो इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए? हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम एक्सटर्नल चीजों की जरूरत लेते महसूस करते हैं कि हमें जिंक लेना है, विटामिन डी लेना है, विटामिन सी लेना है, और विटामिन की कमी होती है उसको मैनेज करना है। बट ओवरऑल इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल चीजों से नहीं होता, सिर्फ ये इंटरनल चीज के कारण से भी होता है। वो इंटरनल क्या है? वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, जो ये इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करता है, सुदृढ़ करता है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसको हम कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें? और वो है ब्रेन के द्वारा, हमारा मस्तिष्क को संचालित करके, संतुलित करके। यदि हम उसको सही तरीके से एक्सरसाइज कर सके ब्रेन को, उसको तो फिर हमारा ओवरऑल प्रोग्रामिंग सही तरीके से चल पाएगा, शरीर भी सही तरीके से चल पाएगा। इसीलिए प्रोग्राम जो होता है वो है ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। इसलिए ब्रेन रिप्रोग्रामिंग, इवन यदि आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, अल्जाइमर्स डिजीज बहुत लोग होता है, भूलने की शक्ति पर क्षमता, भूलने की एक एक ये बढ़ जाता है लोगों में उम्र के साथ। लोगों को याद रखने की क्षमता भी कम होने लगती है। क्यों? ये क्यों हो जाता है? क्योंकि
हमारा ब्रेन एक ही प्रकार से काम करने लगता है, हमें जो पसंद है हम उसी को कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, और उसीलिए वो एक रूटीन पैटर्न में वो काम होता रहता है। हम कभी भी नहीं सोचते, कभी भी अपने आप को अंदर झांक के नहीं देखते कि रूटीन पैटर्न में हम कहीं हैबिट फॉर्मेशन तो नहीं हो गया। हमारा रूटीन, हमारा बैठने का तरीका एक एक प्रकार का हो जाता है, हमारा स्टेबल एक प्रकार का हो जाता है, हम वही खाते हैं, वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वही बातें करते हैं, वही टीवी चैनल देखते हैं, वही न्यूज चैनल देखते हैं, वही हर चीज रूटीन हो जाता है। जब वो रूटीन बनता जाता है, धीरे 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 ब्रेन एक ही प्रकार से काम करने लगता है, तो दूसरे एरिया का जो ब्रेन है वो कभी भी कनेक्ट ही नहीं हो पाता। ब्रेन जो है उसमें आप समझे, आपको हर को पता होगा कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% काम यूज करते हैं। रेस्ट जो है 90% जो ब्रेन है वो तो सूक्ष्म तरीके से सुप्त सुप्त ब्रेन है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं या अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। यदि माइंड को हम डिवाइड करें तो वो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये जो सुप्त ब्रेन है वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसका उसका हम उपयोग नहीं करते। और जो ब्रेन हम उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उस वही सेम पैटर्न यूज हो रहा है, सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं, हर चीज हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी है, हम कोई न्यू थॉट्स और न्यू आइडियाज के साथ काम नहीं करते हैं, तो वो ब्रेन वही पार्ट काम करता है जो करता आ रहा है। और जो दूसरा पार्ट है वो धीरे धीरे वो अपने वो सुप्त अवस्था में चले जाता है। तो हमारा ब्रेन जो है उसका रिप्रोग्रामिंग का जो सबसे इजीएस्ट टास्क है, जो मैं यहाँ पे हर हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं हर एक के लिए कहना चाहता हूँ कि हम अपने ब्रेन को चैलेंज करना शुरू करें। जैसे आप शरीर को चैलेंज करते, रोज योग करते हैं, वो योग क्यों करते हैं? आप शरीर को चैलेंज करते हैं। आपके शरीर में जितनी मांसपेशियां है, शरीर की जो ओवरऑल हड्डियां हैं, उसको आप कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं, ताकि आपका वो फिट रहे, जो आपके नॉर्मल जो रूटीन है उससे आप हट के करना चाहते हैं। वही प्रकार ब्रेन का भी है, तो ब्रेन को भी चैलेंज करने की जरूरत है। क्या हम ब्रेन को चैलेंज करते हैं? हम शरीर को चैलेंज करते हैं, थोड़ी योग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं या जिम करते हैं, तो आप शरीर को तो चैलेंज करते हैं, उसके द्वारा थोड़ा बहुत ब्रेन को चैलेंज होता है। ये भी बात नहीं है कि शरीर को चैलेंज होने से ब्रेन को भी चैलेंज मिलता है, बट वो बहुत लिमिटेड है। या मेरा 24 घंटे में जो मैं जितने देर में जागृत अवस्था में रहता हूँ, क्योंकि करीब करीब हम आज के डेट पे 5 से 6 घंटा ही हम अपनी निद्रा की पूरी तरीके से ले पाते हैं। रेस्ट जो हमारे 12 से 15 घंटे है, क्या हम अपने ब्रेन को चैलेंज करते हैं? क्योंकि यदि हम ब्रेन को चैलेंज नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन उसी एक ही प्रकार से कार्य करेगा, वही नर्व ट्रांसमीटर्स, वही नर्व्स काम करेंगे। रेस्ट जो नर्व्स है वैसे ही वो धीरे धीरे वो कमजोर होने लगेगा। तो इस अवस्था के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ डू वी चैलेंज अवर ब्रेन? हम अपने ब्रेन को कैसे चैलेंज करें? हम अपने ब्रेन को चैलेंज करने का एक ही सबसे साधारण और आसान तरीका है, वो है कि आप ऐसा नया कार्य करें, नया कोई ऐसी इंटरेस्ट जगाए, नया ऐसा कोई काम करे जो आप पहले नहीं करते थे। और जब आप पहले नहीं करते थे तो वो एरिया जो ब्रेन का जो जो कनेक्शंस है उसमें धीरे 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 इंटर कनेक्शंस बनने लगेंगे, क्योंकि ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है नर्व्स के द्वारा। जो नर्व्स होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सिनेप्सेस के द्वारा। तो वो एक दूसरे का जो कनेक्शन है और जो वो ब्रेन का जो नर्व का जो करंट है वो स्लोली स्लोली फ्लो करता है, और वो फास्ट करने के लिए ये एक ही तरीका है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज करें अपने अपने ब्रेन को, जो हम नहीं करते थे। बहुत लोग उम्र के साथ आप देखिएगा हमारे हाथ में हाथ की लिखाई जो है वो कमजोर हो जाती है। हमारा लिखना बहुत कम, जो बहुत कम लोग आज के डेट में लिखते हैं, लिखना बहुत कम हो गया है, राइटिंग बहुत कम हो गया था। हमारे डॉक्टर्स को तो लिखना पड़ता है सुबह शाम, तो राइटिंग कंटिन्यूअस बनी हुई है। वैसे आजकल हर कोई टाइप करके देता है, तो राइटिंग वहां भी खत्म हो गई है। तो आप जब लिखते हैं, हैंड राइटिंग जो होता है, आप हैंड राइटिंग इज दी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। क्योंकि आप हैंड राइटिंग जब करते हैं तो आप कितनी सारी चीजों को यूज करते हैं। आप सोच को यूज करते हैं, आप सोचते हैं, आप समझते हैं, आप लिखते हैं, तो आप मोटर मोटर स्किल्स, जो आप लिखने का जो क्षमता है उसको भी यूज करते हैं। तो आप बहुत सारी चीजों को करते हैं जिसके कारण से ब्रेन में स्टिमुलेशन बढ़ता है, एक तरीके से एक पुश मिलता है, और वो ब्रेन ब्रेन में कनेक्शंस बढ़ने लगते हैं। तो एक हैंड राइटिंग यूज करना, लिखना एक वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ, इफ आप नहीं लिखते हैं रोज तो उसको यूज करिए, तो बहुत आपको आपका ब्रेन में चैलेंज मिलेगा। वो ब्रेन लिख पेंटिंग करना, हैंड राइटिंग करना, इवन
बहुत लोगों को हम ओल्ड एज पीपल आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं, हम पूछते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, बोलते हैं हम पढ़ते नहीं है आजकल, तो नींद आ जाती है पढ़ने पे। फिर हमें बोला जो पढ़ते नहीं है तो फिर पढ़ना शुरू करिए, जो पसंद नहीं है वो पढ़ना शुरू करिए। हो सकता है फिक्शन पसंद नहीं हो, बच्चे बचपन में तो हम फिक्शन पढ़ते थे, अब पढ़ने का मन नहीं करता, अब तो सिर्फ टीवी में न्यूज चलता रहता है, डिबेट चलता है, वो झगड़ा होता रहता है, वो देखते रहते, 24 घंटे झगड़ा ही देखते रहते न्यूज में जो चल रहा है। तो उससे हमारा ब्रेन कभी भी रिप्रोग्राम नहीं हो सकता। जो हम एक पैटर्न में, हमें अपने पैटर्न को समझना है कि मेरा क्या पैटर्न है, मेरा क्या हैबिट्स है। तो यदि आपको ब्रेन रिप्रोग्रामिंग करनी है तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अपने हैबिट्स को पहले पहचानिए। क्या मेरा रूटीन है जो मैं रोज करता हूँ उसको बदलता नहीं हूँ, तो इसके उस दिन मैं बदलने लगा, तो धीरे 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 और उसके अंदर वो चैलेंज लाने लगा जो मैं नहीं करता था। यदि मैं नहीं पढ़ता हूँ तो पढ़ने लगूं, यदि मैं नहीं लिखता हूँ तो लिखने लगूं, यदि मैं खाना नहीं बनाता हूँ तो खाना बनाने लगूं, कोई एक, यदि मैं गार्डनिंग नहीं करता हूँ तो गार्डनिंग करने लगूं। जो मैं रूटीन में नहीं करता वो करना है, और जो जो रोज लिखता है उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, उसको कुछ और करना पड़ेगा। ये चीज हम यदि छोटा छोटा चैलेंजेस अपने 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 आप को देते हैं, अपने ब्रेन को देते हैं, ब्रेन टीजर्स के रूप में हम करते हैं, तो उससे काफी हद तक ब्रेन रिप्रोग्राम होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन को ये प्रोग्राम के लिए, हमने ये देखा है बहुत लोगों के अंदर जो ये एंजाइटी है, ये स्ट्रेस है, काफी बढ़ा हुआ रहता है, हर समय बढ़ा हुआ रहता है। वो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनके हार्मोन्स लेवल काफी हाई रहते हैं, उनके एड्रेनलिन लेवल काफी हाई रहता है, उनका हार्ट बीट हर समय हाई रहता है, उनका उनका पेट हर समय खराब रहता है, उनका बीपी हर समय हाई रहता है, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है। तो ये जो ओवरऑल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के द्वारा नहीं हो सकता। ये क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ब्रेन का, उसको हम कैसे उसको मैनेज करें। तो ये जो ब्रेन है वो दो प्रकार से है, एक कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है। हम सभी को पता है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% ऑफ द ब्रेन है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% ऑफ द ब्रेन है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो एक स्टोरेज है, वो एक एक स्टोर हाउस है, जिसमें हर प्रकार की सोच, हमारी जीवन की जितनी गाथाएं हैं, जीवन में जिस प्रकार की हमारी परेशानियां आई है, चैलेंजेस आई है, खुशियां आई है, जो भी हम समझे हैं जीवन को इस जन्म में, तो वो पूरी चीजें उसमें स्टोर हो जाती है, वो कभी कहीं जाती नहीं है। आज जो आप रोज योग कर रहे हैं वो भी आपके वहां पे जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, अच्छी बातें, खराब बातें, हर प्रकार से वो दिमाग में स्टोर होता है। और उसी जो स्टोरेज है सबकॉन्शियस माइंड, वही संचालन करता है, निर्देशन करता है आपके कॉन्शियस माइंड को। हमें लगता है कि हम तो कॉन्शियसली हर काम कर रहे हैं, पर कॉन्शियसली हम कोई काम नहीं कर रहे, सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन है, वो हमें ड्राइव करता है, हमारे कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में जिस प्रकार के चैलेंजेस बने हुए, जिस प्रकार की सोच बनी हुई है, जिस प्रकार की एक प्रकार का जो हमने देखा हुआ है, जो हमने समझा हुआ है, उसी प्रकार से हम अपने आप को संचालित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कहावत है ना, आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड डजंट नो। आंखें वो नहीं देखती है जो दिमाग नहीं जानता। ये बहुत ही साधारण चीज है ना कि हम लोग कहते हैं कि हम आंखों से देखते हैं। क्या हम आंखों से देखते हैं? हम आंखों से नहीं देखते, हम दिमाग से देखते हैं। आंखें तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा वो दृश्य जो है हमारे दिमाग तक पहुंचती है, पर दिमाग उसको पढ़ता है, दिमाग उसको समझता है, और फिर उसका एक रूप बना के हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि ये इसका मतलब है। क्योंकि आंखों से हम सिर्फ उस दृश्य को देख सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए यदि हमारा ब्रेन में चोट लग जाए तो हमारी आंखें अंधा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस इसको समझने की जरूरत है कि आप इसीलिए देखेंगे कि एक ही व्यक्ति को, राम को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। एक ही राम को कई 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 को राम में कुछ गलतियां दिखाई दी, जिसके कारण से पर राम तो राम ही थे। वही कृष्ण को अर्जुन ने और दुर्योधन ने अलग अलग तरीके से देखा, तो कृष्ण तो कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण को कोई अलग से देखने की क्या जरूरत? तो कैसे हो गया कि दुर्योधन अलग प्रकार से देखा और अर्जुन अलग प्रकार से देखा? ये तो हमारी दृष्टि का नहीं है, ये मस्तिष्क का प्रॉब्लम है, वो सोच है, जो समझ है हमारे ब्रेन से आता है। और वो भी सोच और समझ ब्रेन से क्यों आता है? क्योंकि हमने जो बचपन से एक हमारे अंदर धारणाएं हैं, हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है, वो हमको संचालित करता है। वही डिसाइड करता है कि कॉन्शियसली हम क्या करना चाहते हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स को लेते जाएं, क्योंकि हमारी शरीर एक प्रकार से जो बनी हुई है वो पॉजिटिव थॉट्स के लिए बनी हुई है।
हमारे शरीर में जब पॉजिटिव थॉट्स जब तक सब शरीर में नहीं जाएगी, तब तक ये जो बॉडी के जो डिफरेंट अंग है उसमें वो हार्मोन्स सही प्रकार से संचालित नहीं होंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से संचालित नहीं होंगे। तो हमारी जो पूरी जो शरीर है वो एक थॉट प्रोसेस के द्वारा संचालित होती है, और वो थॉट प्रोसेस आइदर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मिश्रण है और उसका जो बैलेंस है, यही हमारे जीवन को संचालित करता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, तो वो ब्रेन रिप्रोग्रामिंग का, एक तो मैंने कहा कि शारीरिक तरीके से चैलेंज करना, और दूसरा है कि एक सबकॉन्शियस माइंड को हम देखिए कि कैसे हम बैलेंस करते हैं। इसके कारण से आप हम देखते हैं कि मैं हिप्नोसिस का ये कोर्स करता हूँ, हिप्नोसिस भी कराता हूँ। जब ये वेस्टर्न, ये जो पाश्चात्य जो कॉन्सेप्ट है, और जो हमारे पुराने भारतीय संस्कृति के अंदर योग निद्रा है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये पैटर्न सेम है, सब चीजें सेम है, कोई चीज डिफरेंस नहीं आया। तो हमने जब उसको पढ़ा, जब समझा, तो देखा कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी है और या वेस्टर्न साइंस है, और जो हमारे पुराने इंडियन प्रथा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। योग निद्रा का कॉन्सेप्ट जो आप लोग सब करते होंगे, वो वही चीज का है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे तक पहुंचे, सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को यदि हम मैनेज नहीं करेंगे, तो हमारे कॉन्शियसली हमारे हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं आएगा। जब हिप्नोसिस का जो एक ही सिर्फ हमने डिफरेंस देखा, जो हम इंडियन कॉन्सेप्ट से हमारे डिफरेंस है, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो पुराने पैटर्न में चल रहा है कि हम इसी पैटर्न में ही हम करते आएंगे। इन्होंने उसको चैलेंज किया और समझा कि क्या जो पैटर्न बनाया गया है उसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते, कोई इजी तरीके से कर सकते, और क्या उसका हिप्नोसिस में, हिप्नोसिस करना एक अलग चीज है, योग निद्रा अपने जगह पे सही है, योग निद्रा के बाद क्या। क्योंकि मुझे यदि एंजाइटी है, मुझे यदि पेट का प्रॉब्लम है, मुझे यदि हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे यदि बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो पर्टिकुलर बीपी के ट्रीटमेंट के लिए मेरा ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे काम करेगा, कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज करूं, ताकि मेरा हार्मोन्स सिर्फ पर्टिकुलर उस बीपी को ठीक करने के लिए काम करेगा, उसको उन्होंने एडिशनल ऐड किया है। मैंने जब उस दोनों दोनों इसको एनालाइज किया, ये देखने को मिला है। तो कैसे उसको हम कर सकते हैं, तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड का मैनेजमेंट और उसके अंदर जो हमारी विकृतियां हैं, उसको कैसे हम हटा के नई सोच को अंदर डाल सके। तभी हटा तो हम सकते नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि सबकॉन्शियस माइंड फिक्स होता है, उसमें सब जो भी चीजें है, वो एक एक रिसाइकिल बिन है, जिसमें कंप्यूटर का रिसाइकिल बिन है, जिसमें हर चीज जाता रहता है। और हमें जो चाहिए, हमें वो निर्देशित करता है कि हमारे जीवन के कोई भी एक सिचुएशन को देखते हुए कि अच्छा, ये कोई पहले ऐसी सिचुएशन बनी थी, इसलिए वो नई सिचुएशन जब आती है तो हम उसी प्रकार से एक्ट करते हैं, उसी प्रकार से काम करते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ड्रिवन होता है। इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि क्या हमारे जीवन को हम संचालित करते हैं। नहीं, हमारे जीवन को हम संचालित नहीं करते। हमारे जीवन को कहीं ना कहीं हमारा जो परिदृश्य है, जितने हमारे जो आसपास के जो घटनाएं घट रही है, वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और हमें ये सोचना है कि क्या वो हमारे जीवन को कितना इफेक्ट कर रहा है, और क्या हम उसे बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा जो प्रोग्राम है वो सबकॉन्शियस माइंड का है, जो आप योग निद्रा से करते हैं। अब बात आती है कि सबकॉन्शियस माइंड तक आप कैसे पहुंचे। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता, वो क्रिएटिव होता है, वो सोचता है, वो एक स्वप्न होता है। जब आप आंख बंद करके जब हम ड्रीम करते हैं, सोते हैं, तब हमारे पास स्वप्न आते हैं। ये स्वप्न क्या होता है? किसी भी एक, और स्वप्न में हम कभी खराब देखते हैं, कभी अच्छा देखते हैं, कभी हमें डर लगता है स्वप्न में। क्यों होता है वो चीजें? क्योंकि स्वप्न कभी भी उस प्रकार उस प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को सामने नहीं प्रेजेंट करता डायरेक्टली। वो सामने प्रेजेंट करता है किसी एक दृश्य के रूप में, किसी एक घटना के रूप में, किसी एक जो जो उससे डायरेक्ट लिंक होता ही नहीं है। हमें उसको समझना पड़ता है कि स्वप्न का मतलब क्या है, क्योंकि वो ड्रीम हर समय क्रिएटिव होता है। जबकि जबकि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो बड़ा लॉजिकल होता है। वो उसको सिर्फ लॉजिक समझ में आता है, उसके रीजन समझ में आता है। जब हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको समझने की कोशिश कर रहा है, बट आप समझेंगे वही जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ। सबकॉन्शियस माइंड में जिस प्रकार की सोच बनी हुई है, वो उसी प्रकार से मेरी बातों को समझ पाएगा, उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फिक्स है। क्योंकि उसमें जितनी पुरानी सोच है, उसको वो बनी हुई है। तो आप वैसे ही काम करते हैं जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करने के लिए कहता है।
और वहां पे किसी के नेगेटिव थॉट्स बनी हुई है, किसी के पॉजिटिव थॉट्स बनी हुई है। ये जो नेगेटिव को यदि हटा के हम पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आते हैं। इसलिए इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये इसमें क्या है कि आप सोचते हैं वही घटना आपके जीवन में घटता है। एक हिंदी फिल्म की बहुत अच्छी डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से मांगते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है। तो ये जो आप जो किसी चीज को बहुत शिद्दत से मांगते हैं, हम प्रे करते हैं या हम हर चीज के अंदर हमारा गोल्स बनाते हैं, यदि हमने पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ के साथ, सोच के साथ, समझ के साथ यदि हम किसी गोल को बनाते हैं तो वो गोल अचीव हो पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक बार उसमें घुस जाता है तो कॉन्शियसली वो ड्राइव करता है कि हमें ये करना है, ये गोल को हमें करना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अब प्रॉब्लम है कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे कैसे। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक ही आसान तरीका है कि आप सो जाइए। आप जब सो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप जागृत हो जाता है और कॉन्शियस माइंड दब जाता है। बट उससे हमें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हम तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तक जा तो सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। बट हम जागृत अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे जाए? क्या तरीका है कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक जागृत अवस्था में हम पहुंच सके और कॉन्शियस माइंड भी उसको उसको समझ सके? मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक समय पे एक ही तरीके से कनेक्ट करने का क्या आसान तरीका है? ऑफ कोर्स आप जो कह रहे आप लोग करते हैं वह योग निद्रा है, चाहे हिप्नोसिस बोलिए, अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी में हिप्नोसिस कहा जाता है, हिंदी में योग निद्रा कहा जाता है। हम हिप्नोसिस के आगे जाते हैं और उसको कहते हैं कि हिप्नोथेरेपी। जब हम थेरेपी की बात करते हैं तब कोई भी बीमारी को लेके हिप्नोसिस के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में उसमें बदलाव लाने को ही हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। और हिप्नोथेरेपी का हमने बहुत सारे रिसर्चेस है, जर्नल्स है, स्टडीज है, और ये कहा जाता है कि वो कैसे इम्पैक्ट करता है। मेरे जीवन में भी मैंने बहुत बार देखा है। कितने बार ऐसा होता है कि कोई मरीज आता है मेरे पास और उसको एक घटना हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक लेडी मेरे को रात को 10 साढ़े 10 बजे फोन करती है कि मुझे हेडेक हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है और मुझे दवाई बता दीजिए। तो मैं फोन पे उसको दवाई बताता हूँ, फिर पूछता हूँ कि दवाई ले जाने वाला, लाने वाला कौन है? बोले आज तो नहीं हो पाएगा अभी तो, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है और रात हो चुकी है और मैं तो कल ही ले पाऊंगी। तो मैंने कहा फिर तो मेरे से पूछने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपने दवाई तो पूछ ली, पर आप दवाई लेंगे कैसे? बोले हाँ अभी तो नहीं ले सकते, पर मेरे को तो बहुत हेडेक है, मैंने कुछ बाम लगाई है पर वो काम नहीं कर रहा। फोन पे ही मैंने उनको बोला कि आप मेरे निर्देशन का पालन करेंगे 10 मिनट तक, और जो मैं कहता हूँ उसको करते जाइए और फॉलो करिए, और हो सकता है कि आपका सर का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। तो मैंने कहा कि आप माइक ऑन कर लीजिए फोन का और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, और जो मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ उसको फॉलो करिए। तो मैंने उनको कुछ डायरेक्शंस दिए, उन्होंने उसको फॉलो किया। जब वो योग निद्रा का ही एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ, उसी प्रकार का चीज होता है, हिप्नोसिस में कोई डिफरेंट नहीं होता। पर जब उसको फॉलो किया और स्पेसिफिकली हमने थेरेपी टुवर्ड्स किसकी तरफ दिया कि उसके दर्द को कम कर दिया जाए। और 10 मिनट के बाद जब वो जागृत अवस्था में आई और जो नॉर्मल हुई, मैंने उससे पूछा कि क्या आपका दर्द कैसा है? तो उन्होंने कहा कि अब दर्द कम हो गया है। और अगले दिन जब फिर से मैंने उनको फोन किया तो बोला कि मुझे दवाई तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद से दर्द नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद मैंने फोन किया था, बोले उसके बाद से कभी दर्द हुआ नहीं, तो हमें हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमने दवाई रखी हुई है, खरीद खरीद के, जरूरत पड़ेगी तो खाएंगे। तो तब आप हमने सोचने लगे कि किस प्रकार से, देखिए जो चीज दवाई के द्वारा एक्सटर्नल चीजों से हम ठीक हो रहे थे, वही चीज इंटरनल भी ठीक हो सकता है। क्योंकि एक्सटर्नल क्या करता है, वो दवाई क्या करता है, दवाई जाके हमारे जो पेन पाथवे, हमारे जो दर्द का जो एक एक नर्वस सिस्टम है, उसको जाके उसको दबा देता है। और वो दबाने की ताकत जो हमारे शरीर के अंदर भी है, हमने उस शरीर के अंदर की चीजों को नहीं इस्तेमाल करके हमने शरीर के बाहर की दवाई के द्वारा उसको उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम शरीर के अंदर की चीज के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं? हाँ, बहुत हद तक कर सकते हैं। हमारी ताकत कितनी है, सबकॉन्शियस माइंड कितने तरीके से हम मैनेज करते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को एक समय पे एक ही साथ दोनों को कैसे कनेक्ट कर सके, दोनों को कैसे जागृत कर सके? सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप सभी करते हैं, मैं आपको सिर्फ उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है जो बिना कॉन्शियसली हमारे शरीर में घटना करती रहती है। जैसे हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट क्या होता है? वो अनकॉन्शियस है, वो ऑटोनॉमिक है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, हम उसको रोक नहीं सकते, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है, पर हमारे हाथ के मूवमेंट्स क्या है, हाथ के मूवमेंट्स हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल होता है। तो जैसा जैसा हम हाथ का मूवमेंट्स करना चाहते हैं वो होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। हम उसको रोक सकते हैं, हम हाथ के मूवमेंट्स को, पैरों के मूवमेंट्स को, चलने के मूवमेंट्स को, बात करने के मूवमेंट्स को, ये सब कॉन्शियसली है। फिर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऐसा कौन सा है जो कॉन्शियसली भी कर सकते हैं और सबकॉन्शियसली भी चलता रहता है? ऐसा कौन सी दो तीन चीजें हैं जो हमारे शरीर में चलता रहता है? तो आप लोग सोच सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। वो है पलक झपकना। पलक झपकना जो है वो सबकॉन्शियसली चलता रहता है, हमें हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चलता रहता है हमारे, हम दिन भर 24 घंटे वो पलक झपकते रहते हैं हम। बट हम चाहे तो अपने पलक को अपने कॉन्शियसली भी आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। इसलिए आंखें बंद करना या आंखों को खोलना जब हम खुद जब कॉन्शियसली करते हैं और सबकॉन्शियस में वो चलता रहता है, वो एक कनेक्शन है जो कॉन्शियस को सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करता है। और इसीलिए हम जब प्रे करते हैं, हम जब कोई साधना करते हैं, हम जब किसी प्रकार की योग करते हैं या योग निद्रा करते हैं या हिप्नोसिस कह लीजिए अंग्रेजी में, हम जब करते हैं तो हम आंखों पे बड़ा ध्यान देते हैं कि आंखें बंद करिए, आंखें खोल के मत रखिए। जब खोल के रखेंगे तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड चलता रहेगा। कॉन्शियसली आपने किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं जो सबकॉन्शियसली चलता रहता है, तब आपका कनेक्शन खुल जाता है। दूसरा क्या होता है, वो है रेस्पिरेशन, आपका श्वास। आप श्वास जो लेते हैं वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चलता रहता है। आप श्वास तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं श्वास ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। पर जब आप उसको कॉन्शियसली भी लेते हैं और उसको श्वास को कंट्रोल करते हैं, आप योग में भी यही चीज है। जब मैं समझा कि कैसे क्यों इतने पुराने हमारी हमारी जो ये पद्धति थी उसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है, जब मैंने ये समझने की कोशिश की तब मैं समझ गया कि हमारी बहुत सारी चीजें इतनी साइंटिफिक है। और वो इसीलिए साइंटिफिक है, इसका जवाब मैं इसलिए दे रहा था कि जब हम कॉन्शियसली अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, जब हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो जो कनेक्शन है, जो एक रास्ता है, जो एक द्वार है, उसको हम खोल देते हैं। इसीलिए ब्रीदिंग का, इसीलिए आईज के मूवमेंट का इतना ज्यादा महत्व है किसी भी योग क्रिया में, किसी भी हिप्नोसिस में। इन दोनों के काफी ज्यादा ब्रीदिंग है। आप कभी देखते होंगे कि हमें कहा जाता है कि कभी हम इंजेक्शन लगाते समय हर डॉक्टर कहता है या नर्स कहती है कि डीप ब्रीदिंग लीजिए, एक एक गहरी सांस लीजिए। आप लोग के योग में भी कहा जाता है, हमारे योग में भी कहा जाता है कि गहरी सांस लीजिए। ये क्यों कहा जाता है? जब आप गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो जो पॉजिटिव नर्वस सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन के जो एंजाइटी को कम करने वाले नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम दो प्रकार से काम करता है। एक पॉजिटिव नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन को किसी कोई हार्ट को बढ़ाता है। जब एंजाइटी होती है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाता है। और एक जो है काम करता है, ठंडा करता है। दोनों की जरूरत है, दोनों बैलेंस करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी जो त्रिदेव है वो ही करते हैं कि तीनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसलिए त्रिदेव का भी जो रोल है वो उसी प्रकार से, तो पूरा संसार जो है वो इसी प्रकार से चलता है। हमारा शरीर भी पूरे संसार का ही एक अंश है, वो एक सूक्ष्म अंश है। और उसके अंदर हर चीज है जो जो हमें बाहरी तत्वों में दिखाई देता है, वो अंदरूनी तत्वों में भी वही चीज दिखाई देता है। तो ये जो कनेक्शन है वो बड़ा ब्यूटीफुल है। और ये कनेक्शन देखने को मिलता है जब हम एनालाइज करते हैं कि जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि उसमें गैलेक्सी होता है, उसमें एक हमने सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ है कि कैसे चारों ओर, सन के चारों ओर हमारी पूरी अलग अलग ग्रह घूमती है। जब आप उसी को सेल के रूप में देखते हैं, एक एक शारीरिक शरीर के अंदर का एक सूक्ष्म तत्व को देखते हैं, उसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है। और वो उसी प्रकार से है जो बाहर में इतना बड़ा गैलेक्सी में है। तो इसलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब हम गीता को पढ़ते हैं या कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, जो तो हम समझ में आता है, उसमें लिखा हुआ है कि सारी कायनात का, पूरी सृष्टि का जो रचना है वो आपके आपके एक सूक्ष्म तत्व के अंदर भी वही रचना प्राप्त होता है। तो बस उसकी उसको जागृत करने की जरूरत होती है। तो ये जागृत करने का जो सबसे आसान तरीका है, ये अपनी आंखों को बंद करिए, आप अपने श्वास पे केंद्रित करिए। जब आप श्वास और आंखों को अपने आप को कंट्रोल करते हैं, जो अनकॉन्शियसली भी चलती रहती है, तो आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो रास्ता है वो कनेक्शन वो खुल जाता है। उसके बाद आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव थॉट्स देते हैं,
एक नई सोच देते हैं। और जब वो नई सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो जो पुरानी सोच है उसके ऊपर एक परत बनाती है, और उसी के द्वारा आप जब कॉन्शियसली आप अपने जीवन को रोज चलाते हैं, उसको वो आपको संचालित करता है, उसको वो ड्राइव करता है। और इस प्रकार से हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आती है, और वो कॉन्शियसली हमारे अंदर में जीवन में बदलाव आता है, और हमारा ब्रेन वापस रीप्रोग्राम होने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि ब्रेन रीप्रोग्रामिंग एक बहुत आवश्यक वस्तु है, स्थिति है, जिसे हमें हर व्यक्ति को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन एक 90 साल हो जाए या 100 साल हो जाए हमारा उम्र, पर हमारा जो ब्रेन है वो 50 साल, 20 साल, 30 साल की उम्र में भी वापस आ सकता है। उस प्रकार की सोच हमारे अंदर आनी चाहिए, उस उतनी एजिलिटी, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर वो ब्रेन के रूप में भी आनी चाहिए जो हम फिजिकली करते हैं। तो क्या हम उस चीज को कर सकते हैं? या योग निद्रा एक बहुत आसान तरीका है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है। तो आज हम, यदि आप लोग अनुमति दे तो मैं हमारे पास कितना टाइम है? टाइम ही 15 टाइम है मिनट टाइम है ओके, डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं ओके, है, ओके। बहुत टाइम है। तो हम लोग एक बार वापस अ, मेरे तरीके से, मैं उसको, जिसको इंग्लिश में हम हिप्नोसिस कहते हैं या हिप्नोथेरेपी कहते हैं, माइंड रिलैक्सेशन कहते हैं। तो माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक को एक बार आपके सामने, जो मैंने आप अभी तक समझाने की कोशिश की है, लॉजिकली समझाने की कोशिश की है, उसको हम फॉलो करके देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार फिर से वापस फॉलो करके देखें कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक ही समय पे ओपन अप करते हैं और हम उसको अपने जीवन में उसके अंदर को, जो ब्रेन में हम अपने आप को कुछ ऐसे निर्देशन कर सकते हैं ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे कॉन्शियसली, जो हम जो 18, 19, 20 घंटे जागते हैं उस समय वो हमको ड्राइव करे, और हमारे अंदर वो नई सोच रखे, और हमको हेल्प करे कि हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़े। तो ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर, जब हम योग निद्रा में जाते हैं, जब हम हिप्नोसिस में जाते हैं, जाना तो आसान है, क्योंकि वो तो मैंने आपको सिंपल कहा कि आंखें बंद करिए, अपने श्वास पे केंद्रित करिए, और वो आप सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन आपका बन जाएगा। अब आगे क्या, इसके बाद क्या होना है? आप बन गया, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, बट हमें उसके बाद जो है हमारे थेरेपी शुरू होती है कि हमें अपने आप के अंदर जो मेरी जो विकृतियां हैं, मेरे अंदर जो सोच में प्रॉब्लम है, मेरे अंदर जो मुझे जो बदलाव लाना है, उस बदलाव को हमें सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ता है। जब हम बार बार के सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज को बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाता है। इसलिए कहते हैं ना, बार बार जब कोई चीज को बोला जाए तो प्रैक्टिस होते 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 हम वो हैबिट बन जाती है। जब हम कार चलाते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं शुरुआत में, फिर बाद में क्या होता है, बाद में हो जाता है कि हम बिना सोचे, बिना ये कि हम आराम से गाड़ी चलाते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ टर्न करना है, कैसे टर्न करना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे गियर लगाना है। वो ऑटोमेटिकली बॉडी चलने लगती है सिचुएशन को देखते हुए। जब सिचुएशन सामने कोई रास्ते में गाय आ जाता है, बच्चा आ जाता है, तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेक लग जाता है, हमारे पैरों से ब्रेक लगा लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। जब प्रैक्टिस होने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली ड्राइव करने लग जाता है। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाने के लिए, कि हम जब योग निद्रा में रहे, तो जो सोच हमें चाहिए, जो थॉट प्रोसेस चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट्स हमें हर समय उसके अंदर डालनी पड़ती है। वो आसान तरीका होता है उस समय, उस मोमेंट में, जो योग निद्रा का जो मोमेंट है, उस मोमेंट में यदि आप डालते हो तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद जब आप जागृत अवस्था में वापस आते हैं, अब तब वो आपको ड्राइव करता है, आपकी सोच को बदलता है, आपके अंदर एक नई स्फूर्ति लाता है, नई ऊर्जा लेके आता है। हमने एक और एग्जांपल में देता हूँ कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड डील करता है। हमारे पास एक व्यक्ति आया था, उसके अंदर एक डर था। वो व्यक्ति कभी भी बस या ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता है, क्योंकि उसको भीड़ से डर लगता था। उसको 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 अजीब सा भीड़ भीड़ का डर था। अब वो भीड़ का डर का कारण नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कारण है। जब उसको ट्रांस में, मतलब हिंदी में, इसलिए बार बार योग निद्रा का शब्द यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम अधिकतर समय जब हम साइंस को समझते हैं तो वेस्टर्न साइंस और जो भारतीय परंपरा है, दोनों सेम है। अब वो जब हम ट्रांस में लेके गए, तब हम उसको एज रिग्रेशन किए उम्र के साथ, जब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, तो पता चलता है कि बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसके जिसके कारण से उसके अंदर फोबिया बैठ गया है, वो डर बैठ गया है। पर आज वो व्यक्ति को कॉन्शियसली पता नहीं है, वो कॉन्शियसली उसको कुछ भी पता नहीं है। तो वो जब उसको डर को हटाया गया, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति का जो डर है वो खत्म हो गया। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, एक डॉक्टर का। अहमदाबाद के डॉक्टर है, बहुत रिनाउंड सर्जन है।
उनसे भी मैंने ट्रेनिंग ली है, वो हिप्नोथेरेपी करते थे, जबकि वो रिनाउंड सर्जन भी है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनकी उनकी ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से ये इसका एक्सप्लेन किया, बहुत सारे जर्नल्स में उनका ये है। उनको बहुत सीवियर हेडेक होता था, कहीं पे भी उनको कहीं से हथौड़ी का आवाज आ जाए तो ऐसे होने लगा कि उनका उम्र तो निकल गया था, 40 साल 45 साल की उम्र में जब वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते थे, और हॉस्पिटल के किसी एक कोने में कहीं पे भी एक ड्रिलिंग की आवाज आ गई, कोई हथौड़ी मारने की आवाज आ गई, तो उनको इतना सीवियर हेडेक शुरू हो जाता था कि उनको ऐसा लगता था कि ऑपरेशन टेबल को छोड़ के मैं भाग जाऊं। तो अब ये तो बहुत मुश्किल का सिचुएशन आ गई थी। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया, बहुत सारी चीजें कराया, न्यूरो साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर हिप्नोथेरेपी में वो गए, और हिप्नोथेरेपिस्ट है तो उनसे वो ट्रीटमेंट लिया, योग निद्रा किया, तब भी नहीं हुआ। तो तब एक चीज पता चला कि कुछ ना कुछ एक पुराना कोई एक ऐसी सोच है जो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, जिसके कारण से वो हथौड़े जब चलती है तब उसको हेडेक होता है। अदरवाइज उसका कोई एनाटॉमिकल मतलब शारीरिक तरीके से कोई एमआरआई में या कहीं कहीं कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब उसको उनको वो योग निद्रा में जाके वो अपने बचपन में जाते हैं, तो पता चलता है कि 4 साल की उम्र में वो बच्चा, जब 4 साल का उम्र होता है, उस समय वो अपने आप को देखते हैं कि 4 साल का बच्चा है, उनके सामने कोई एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को हथौड़े से मार रहा है, और उसका उसको इतना जोर से मार रहा है कि शायद उस व्यक्ति को वहां पे मौत हो जाती है या नहीं होती, उनको नहीं याद है। और वहां से वो बच्चा जो है भाग जाता है, और शायद उसके बाद जीवन प्रक्रिया चलती रहती है, जीवन का क्रम चलता रहता है, वो आगे बल्कि डॉक्टर बन जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, और अपना जीवन अपना व्यतीत करते रहते हैं। पर अचानक से एक एक समय आता है, जो हॉस्पिटल में वैसे ही हथौड़े का ये साउंड उनको सुनाई देता है, वो आवाज आती है। तो अचानक से वो जो सुप्त अवस्था में जो वो जो सोच थी, वो अचानक से जागृत हो जाती है, और वो जागृत होकर उनको एक हेडेक के रूप में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंटेशन वैसा नहीं होता कि याद आ गया, अब वो प्रेजेंट हो रहा है हेडेक के रूप में। हेडेक के रूप में क्यों प्रेजेंट होता है, इसका भी कारण है, लॉजिक है इसके पीछे। तो प्रेजेंट इसलिए होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि हेडेक करके कि वहां से भाग जाओ। अब वो सिचुएशन अब नहीं है कि भागने का, बट वो जागृत अवस्था में वही चीज कर रहा है हेडेक के रूप में। जब उसको वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सबकॉन्शियस माइंड की उस सिचुएशन को बताया गया कि ये जो सिचुएशन था 4 साल की उम्र में हुआ था, वो घटना अब नहीं है, वो घटने का अब कोई इस हथौड़े से कोई मतलब नहीं है, ये जो हथौड़े के आवाज से जो हेडेक जो प्रस्तुत हो रहा है, वो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए अब वो जरूरत नहीं है हेडेक करने का, वो अपने आप ही सेटल हो जाना चाहिए। जब वो सबकॉन्शियस माइंड को ये डायरेक्शन दिया गया, वो भी योग निद्रा की अवस्था में, जिसको हम थेरेपी कहते हैं, हिप्नोथेरेपी कहते हैं, वो हिप्नोथेरेपी से उनके अंदर का हेडेक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अजीब सी बात है ना कि प्रॉब्लम बाहर एक्सटर्नल लगता है, भारी लगता है, दवाई खा के हम दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे अंदर है, हमारे हमारे मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने पे है। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम थोड़ा सा कैसे ये बैलेंस करें, उसका पहला जो बेसिक स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ करूंगा, जो आप लोग शायद योग निद्रा में करते भी है, पर सबका तरीका अलग अलग होता है, तो शायद मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आप लोग सब लोग रेडी है तो। जरूर डॉक्टर साहब, कर सकते हैं। ओके। तो जो हिप्नोसिस का जो प्रोग्राम है, उसका पहला ये है कि आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगता है, एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मैडम ने स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ आप सो मत जाइएगा, क्योंकि सो गए तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, फिर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें वो कनेक्शन चाहिए, ताकि लॉजिकली भी हम समझ सके, और सबकॉन्शियसली भी हम इसको समझ सके। अ, अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए आराम से। और यदि पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी की भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड में जब हम जाते हैं, तब हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, केमिकल्स होता है, उसके कारण से आपका जो पानी का प्यास कभी कभी बढ़ जाता है।
आप बैठ गए? वेरी गुड। आराम से बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में ले लीजिए। आपका शरीर कंप्लीटली रिलैक्स होना चाहिए, जो भी आपको सही लगे। अब हम शुरू करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, कि अपने रिलैक्स पोजीशन में आप धीरे से अपनी आंखों को बंद करिए। अब चश्मा हटा लीजिएगा। हाथों को और पैरों को फोल्ड मत करिएगा। हाँ, हाथों और पैरों को फोल्ड मत करिएगा, क्योंकि फोल्ड करने से जो नर्वस सिस्टम है, वो कनेक्शन है, वो नहीं बन पाता। आप चाहे तो लेट भी सकते हैं, पर संपूर्ण मत लेट जाइए, ताकि आपको नींद ना आ जाए। ऐसे रिलैक्स पोजीशन में रहिए। कंप्लीटली रिलैक्स। हाथों को पैरों के पास रखिएगा, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के मत रखिएगा बस। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद कर अब आप अपने श्वास को केंद्रित करिए। आपको श्वास को केंद्रित करना है, ऑब्जर्व करना है अपने अपने श्वास को। आपको श्वास को बढ़ाना नहीं है, कम नहीं करना है, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना है कि कैसी आपकी श्वास की प्रक्रिया चल रही है। आपकी ब्रीदिंग किस प्रकार से नेचुरल तरीके से चल रही है, सिर्फ उसको ध्यान केंद्रित करना है। आपको कोई और चीज नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान केंद्रित करनी है अपने श्वास पे। और देखिए कैसे आपकी श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रही है। आपकी श्वास अंदर जा रही है और धीरे से बाहर आ रहा है। हर श्वास के साथ आपका चेस्ट मूवमेंट हो रहा है। आपका चेस्ट मूव कर रहा है, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रहा है। आपका चेस्ट मूवमेंट हो रहा है। आपके उसके साथ ही आपका पेट भी मूव कर रहा है। आप उसमें ध्यान दीजिए कि कैसे आपका पेट मूव कर रहा है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रही है, ऊपर और फिर नीचे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। आपको यदि और कंफर्टेबल होना है, आप अपने हाथों और पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं और श्वास पे ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपकी श्वास की गति चल रही है, उसको ध्यान दीजिए। श्वास को न बढ़ाना है न कम करना है, जिस भी गति से चल रही है उसको बस ध्यान देना है। आंखें बंद कर अंदर झांकना है और श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन चाहिए कि आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। श्वास अंदर और श्वास बाहर। आपका श्वास जब अब अंदर जाती है, एक ठंडी सी हवा अंदर जाती है नाक के द्वारा। नाक के से वो अंदर जाती है, वो अंदर जाके लंग्स में जा रही है। लंग्स में एक श्वास की हवा जा रही है अंदर और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। और फिर धीरे से कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा, हमारी गर्म हवा नाक से बाहर आ रहा है।
ग्रेजुअली आप ध्यान केंद्रित करते जाइए ब्रीदिंग पे, कैसे आपका श्वास धीरे धीरे हमारी शरीर में श्वास प्रवाहित हो रहा है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, गर्म हवा बाहर आ रहा है, ठंडी हवा अंदर जा रही है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, सिर्फ श्वास पे ध्यान देना है। आपको अपने पोजीशन को चेंजेस करने की मन करे तो आप कर सकते हैं। श्वास को अंदर ले जाइए और बाहर आने दीजिए। देखिए, आंखें बंद कर अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करिए। धीरे धीरे श्वास की गति पे अपना ध्यान रखिए। चेस्ट के मूवमेंट्स आपको फील हो रही होंगे कि आपके चेस्ट के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। श्वास के अंदर जाने और बाहर आने पे आपका चेस्ट मूवमेंट फील हो रहा है। हर श्वास के बाहर निकलने के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। आप एक डीप ट्रांस में जा रहे हैं। श्वास अंदर लेते ही आपके अंदर नई स्फूर्ति आ रही है और श्वास के बाहर जाते ही आपके अंदर के हर प्रकार का थकान रिलैक्स हो रहा है। आपके हर प्रकार का थकान धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ग्रेजुअली, स्लोली आपके अंदर की थकान हर श्वास के साथ बाहर निकल रहा है और नई स्फूर्ति हर श्वास जो अंदर जा रही है उसके साथ एक नई स्फूर्ति आपके शरीर के अंदर आ रही है। अभी आप श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करिए। आपके पैरों में जो मसल्स है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। हर श्वास के बाहर निकलते ही आपका शरीर का जो मसल्स है, पैरों के जो मांसपेशियां है वो रिलैक्स हो रहे हैं। अंगूठे की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। आपको संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं। हर श्वास के साथ आपका मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके काफ मसल्स, आपके पैरों के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पैरों के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। हर श्वास के निकलने के साथ आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। Slowly, steadily, your muscles are getting relaxed. आपकी मांसपेशियां एकदम शांत अवस्था में चली जा रही है। आपके थाई मसल्स सब रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। हर श्वास के साथ जो बाहर निकल रहा है उसके साथ आपका थाई मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। कंप्लीट रिलैक्सेशन। लूज एंड लिम्प, एकदम लूज हो गया है आपकी मसल्स। मानो सालों की जो थकान है उसको मिटा रहा है। मसल्स संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो गए। दोनों लेफ्ट और राइट पैरों के थाई मसल्स रिलैक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब धीरे से हमारे पेट में आते हैं। अब हमारा धीरे धीरे
पेट के जो मांसपेशियां हैं वो भी रिलैक्स हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। संपूर्ण तरीके से आपके मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। हर श्वास के निकलने के साथ आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, संपूर्ण रिलैक्सेशन। अब और आगे बढ़ते हैं। आपके चेस्ट के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, धीरे धीरे सब पूरा मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपको कंफर्टेबल पोजीशन में आना है, आप आ सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आइए। अपने हाथ पैरों को मूवमेंट भी कर सकते हैं आप। अब आपके उंगलियों, हाथों की उंगलियां हैं वो भी रिलैक्स हो रही है। हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो रही है। धीरे धीरे, पर याद रखिएगा कि जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं तो आपके मसल्स किसी पे सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए। मसल्स यदि पैरों के, हाथों के सपोर्ट में है, पीछे सपोर्ट में है, तो आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे। ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि आपके मसल्स संपूर्ण तरीके से किसी पे छोड़ दिया हो। जब आप पूरे मसल्स को किसी पे छोड़ देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है और तभी आप उठ पाते हैं। मसल्स को रिलैक्स करिए स्मूथली। Your muscles are getting relaxed. With every breath which is going out, you are becoming relaxed, very relaxed. अब आपके हाथों के मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, इतने रिलैक्स कि आप उठाने की कोशिश करेंगे तो वो उठ नहीं पाएंगे। इतनी रिलैक्स कि आपका मन नहीं करेगा कि उसे उठाने का। जैसे मानो बहुत सालों से जो स्ट्रेस, निद्रा की जो स्थिति है उसको वो बढ़ा रही है। आपके चेस्ट मसल्स के बाद हम नेक मसल्स में आते हैं, क्योंकि ये नेक मसल्स स्ट्रेस का सबसे बड़ा परिचायक है। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो नेक मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। हम इसे रिलैक्स कर रहे हैं। ग्रेजुअली आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके नेक मसल्स बहुत स्मूथली रिलैक्स हो रहे हैं। अब धीरे से आप फेस मसल्स में आते हैं। फेस मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। जब हमारे अंदर तनाव होता है तो हमारा जो फेस के मसल्स है वो भी तनाव में आ जाते हैं। हमारे अंदर की हंसी चली जाती है, हमारे अंदर की जो मुस्कान है वो चली जाती है। अभी हमारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। You lose limp and relax. हमारी आंखें की जो मसल्स है वो भी कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है, कंप्लीटली बंद हो गए हैं एक दूसरे से, मानो वो चिपक गए हो। इतना लूज, हमारी आंखें इतनी लूज और लिम्प हो गई है कि वो कंप्लीट रिलैक्सेशन में चली गई है। उसे ओपन करने की, खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। वो कंप्लीटली एक रिलैक्सेशन मोड में चला गया है। और अब इस प्रकार आपका सारा शरीर संपूर्ण रिलैक्स मोड में चला गया है। सारा शरीर जैसे मानो लूज हो गया है। सारे शरीर का जो संपूर्ण थकान है वो जैसे मानो शरीर से निकलती जा रही है। हर श्वास पे ध्यान दीजिए। हर श्वास के साथ जो अंदर जा रही है उसके साथ एक नई स्फूर्ति,
नई ऊर्जा, नई ताकत आपके शरीर के अंदर संचालित हो रहा है। और हर श्वास जो बाहर निकल रही है उसके साथ हमारे अंदर की जितनी थकान है, जितनी कमजोरियां हैं, जितनी नकारात्मक सोच है, वो सब धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहा है। हमारा शरीर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों प्रकार से संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो गया है। हमें ध्यान, हम डीप ट्रांस में जा रहे हैं, हम एक गहरी निद्रा में जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर हमारा रिलैक्स हो गया है। हमारी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खुल गया है। हम धीरे धीरे हम डीप ट्रांस में जा रहे हैं। ग्रेजुअली ग्रेजुअली slowly we are into a deep trance. We are going into a very deep trance. We are into a new world. हम एक नई दुनिया में आ गए हैं। एक नई दुनिया जो बहुत ही सुंदर है। देखिए अपने आप को अंदर, अंतर मन से देखिए कि आप एक सुंदर सी जगह पे है। एक सुंदर जो आपका मन चाहा जगह है। एक हरियाली में, एक ऐसी वादियों में है आप, जहां पर आसमान और धरती एक हो रहा है। जहां पहाड़ है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आसमान नीला है, गगन नीला है, और आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच हवा की झोंके भी आपको फील हो रहे हैं। अपने आप को देखिए, देखिए ऐसा दृश्य जहां किसी मंदिर की घंटी भी आवाज सुनाई दे रही है। पानी के बहते हुए पानी की आवाज, कलकलाहट आपको सुनाई दे रही है। आप एक ऐसे वादी में है जहां पे हरी भरी वादी आपको बुला रही है। अपने आप को अंदर की आंखों से देखिए। ऐसी सुंदर परिदृश्य, ऐसा सुंदर स्थान जो आपके सपनों का स्थान है, जहां नीला आसमान और पहाड़ एक साथ मिल रहे हैं, जहां रंग बिरंगे तितलियां फूलों के ऊपर मंडरा रही है, जहां बहती हुई पानी की धारा आपके शरीर को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति दे रही है। दूर खड़ी एक मंदिर में से घंटी की आवाज आ रही है। आपको दूर खड़ी मंदिर की घंटी की आवाज आपके अंदर सुनाई दे रही है। आपका शरीर संपूर्ण रिलैक्सेशन में है। एक नई दुनिया में आप है। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है। वहां पे बादलों की गिनती हो सकती है। नीली आकाश में आप बादलों को गिन सकते हैं। देखिए किस प्रकार कितनी सारे बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। ऐसी सुंदर स्थिति में मैं आपको कुछ देर के लिए छोड़ता हूं। अपने आप को एंजॉय करिए, आनंद महसूस करिए, संपूर्ण रिलैक्सेशन महसूस करिए। आपका शरीर, आपके मस्तिष्क एक नई दुनिया में
डीप सी स्लीप में आप चले गए हैं, गहरी निद्रा में है आप। और उस निद्रा में आप एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जहां सुंदरता का परिदृश्य है। रंग बिरंगे तितलियों को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। रंग बिरंगी तितलियां आपके आसपास घूम रहे हैं। फूलों के सुगंध को आप महसूस कर सकते हैं। मंदिर की घंटी को भी आप सुन सकते हैं। श्वास को ध्यान दीजिए। बादलों को गिन सकते हैं आप। उन बादलों में आप एक सतरंगी रेनबो को देख सकते हैं। एक सतरंगी रेनबो उस बादलों के बीच से निकल के आ रहा है। एक सफेद चादर की वाइट लाइट, एक ऊर्जा आपकी तरफ ऊपर से आ रही है। धीरे धीरे वो करीब आ रहा है। वो ऊर्जा, वो लाइट, वो बहुत धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। ध्यान केंद्रित करके देखिए कि कैसे वो ऊर्जा आपके पास आसमान से धीरे धीरे आपके पास, आपके शरीर में आ रहा है। और धीरे धीरे वो शरीर के अंदर वो सफेद चादर की वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगी है। वो सफेद चादर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है और वो अंदर जाकर आपके श्वास नली से, आपके रक्त नली से होते हुए वो शरीर के हर अंग में पहुंच रहा है। वो एक ऊर्जा है जो ईश्वर की कृपा है, उसकी ताकत है, उसकी आशीर्वाद है, जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपके हर अंग को, हर अणु को, हर कण को वो एक नई स्फूर्ति दे रही है। आपके अंदर की नकारात्मक सोच को खत्म कर रही है। एक सकारात्मक ताकत आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। इतना सुंदर परिदृश्य, आसमान से आ रहा वो एक वाइट लाइट, सफेद चादर से लिपटी हुई वो ऊर्जा, आपके सर से लेकर पैर तक आप उसमें नहा रहे हैं। ये ऊर्जा ईश्वर की कृपा है। आप संपूर्ण रिलैक्सेशन में हैं। आप अपने चारों ओर ऐसी सुंदर परिदृश्य को देख रहे हैं जिसकी कल्पना आप हर समय करते आए हैं। अपने आप को इस चारों ओर के सुंदर वातावरण में अपने आप को देखिए, उस स्थिति का अनुभव करिए और आनंद का महसूस करिए। You are in a state of complete relaxation. You are into a deep trance. In a gradual process of relaxation, आपका शरीर संपूर्ण प्रकार से थकान मुक्त हो गया है। एक नई स्फूर्ति आपके शरीर में आ गई है। सफेद चादर की ईश्वरीय कृपा आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। आपके शरीर का हर एक अंग अब एक नई ताकत के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ संचालित करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए
तत्पर हो रहा है। नदी की प्रवाह पानी की कलकलाहट आपके हर प्रकार के थकान को संपूर्ण तरीके से खत्म कर रही है। Gradually, you are in a state of complete relaxation. You are in a state of deep trance. हमारा ये स्फूर्ति और ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा कर रहा है। हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं उसको खत्म कर रही है। हमारे अंदर जिस प्रकार की शारीरिक विकृतियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जब हम वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो ये स्फूर्ति और ऊर्जा, ये एनर्जी आपको 24 घंटे ये मिलता रहेगा। और इस प्रकार आपका रोज का दिन वैसे ही स्वस्थ तरीके से चलता रहेगा। ये पोस्ट हिप्नोटिक सोच हमारे साथ बनी रहेगी। जब आप ये गहरी निद्रा से हम वापस कॉन्शियस माइंड में आएंगे, अब धीरे धीरे हमारा बॉडी वापस कॉन्शियस लेवल पे आने लगेगी। हमारा मसल्स धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आएगी जो हम शुरुआत में थे। हमारा पैरों से लेकर सर तक मसल्स धीरे धीरे वापस स्थिति में आ रही है। धीरे धीरे हमारे मसल्स नॉर्मल हो रहे हैं। हमारे पैर के मसल्स, हमारे थाई मसल्स, हमारे हाथों के मसल्स, हमारी आंखों के मसल्स सब रिलैक्स से नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। ग्रेजुअली हम वापस कॉन्शियस लेवल पे आ रहे हैं। पर उस सोच के साथ जो हमें मिली है, जो नई ताकत, नई ऊर्जा हमें मिली है, वो हमारे साथ बनी रहेगी। हमारे पूरे जीवन को वो निर्देशित करती रहेगी। हमारे अंदर की जो कुरीतियां हैं, विकृतियां हैं, वो खत्म हो गई है और नई ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। इस सोच के साथ हम वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप श्वास पे केंद्रित करिए। आप स्लोली एंड स्टेडली आप आंखों को धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं। जैसी जैसी आपको लगे आप धीरे से अपने आंखें ओपन कर सकते हैं और नॉर्मल स्टेट पे आप आ सकते हैं। अपने आप को वापस नॉर्मल स्टेट में लेके आइए। वापस लेकर आइए नॉर्मल स्टेट में। आपका मसल्स वापस नॉर्मल हो गया है। आप अपना टाइम लीजिए, सबका अपना अपना टाइम होता है। आप नॉर्मल स्टेट में वापस आइए। ग्रेजुअली आप लोग वापस आइए। और जब भी आप लोग योग निद्रा से या जब भी वापस आते हैं तो एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिएगा, जो बाद में चल के उसका मैं उस लॉजिक में बताऊंगा। बट जब भी आप वापस आते हैं तो हाथों को ऐसे करिएगा, आंखों में करिए और पूरे शरीर को ऐसे करके नीचे तक लेके जाइए। ऐसे करके पूरे शरीर को लेके जाइए। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक है। ये क्यों करने के लिए कहा जाता है, इवन हम मंदिरों में भी यही करने के लिए कहा जाता है और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। पर इसका लॉजिक ये है कि हमारा ब्रेन एक प्रकार से एक हैबिट फॉर्मेशन बना लेता है और वो एक कनेक्शन बना लेता है। जब ये प्रक्रिया आप रोज करते हैं, आप जब हिप्नोसिस करते हैं, योग निद्रा करते हैं, उसके बाद जब इस प्रक्रिया को करते हैं तो उसके साथ कनेक्शन बन जाता है कि ये करते ही आपका माइंड और बॉडी जो है रिलैक्स हो रहा है। क्योंकि आप रिलैक्स स्टेट में जब वापस आ रहे हो तो आप ये इसको कर रहे हो। तो इसको करने का मतलब है कि आपका माइंड और बॉडी जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ चुका है।
यदि आप इसको करते हैं तो ग्रेजुअली जब आप योग निद्रा नहीं भी कर रहे हैं और इसको हम करते हैं, जब हम 6 महीने 8 महीने इस प्रकार की चीजों को करते लगते हैं, तो जब ऐसी स्थिति में आप उसको योग निद्रा नहीं कर सकते, आप कोई और माइंड रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, सिर्फ इसको आप ऐसे करेंगे तो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। ये कनेक्शन है, इसका साइंस पे प्रूवन है। आप पावलोव्स थ्योरी यदि आपने कभी पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ा होगा, कि उन्होंने एक टेस्ट किया था कि कुत्ते के सामने रोज खाना रखते थे और एक रिंग बेल बजाते थे। तो जैसे ही कुत्ते के सामने खाना रखते थे और बेल बजाते थे, और उसके अंदर जो कुत्ते के अंदर खाना को देखकर जो सलाइवा है, जो हमारा थूक है, वो बढ़ने लगता है और उसको जो हमें मतलब लाड़ लाड़ गिरने लगता है। धीरे धीरे जब 1-2 महीना 2 महीना करने के बाद जब खाना हटा दिया जाता था और कुत्ते का हमने सिर्फ बेल बजाया जाता था, तब भी लाड़ गिरने लगता था। इसका मतलब वो साउंड जो बेल है और जो खाना है उसके साथ वो कनेक्ट हो चुका था। उसी प्रकार से जब हम योग निद्रा से बाहर आते हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं, और जब हम इसको करते हैं, जो मैंने अभी किया था ऐसे करके, उससे आप जो कनेक्ट करते हो तो एक कनेक्ट हो जाता है कि योग निद्रा और ये जो पोस्चरिंग है उसके साथ कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या किसी ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, आपको कहीं ऐसा टेंशन है, तो आप तुरंत इसको जब करते हैं, जो ये प्रैक्टिस हो जाती है, तुरंत इसको करते हैं तो आपका बॉडी बात रह पाते हैं। तो आप बिना किसी इसके, बिना किसी योग निद्रा के, बिना रिलैक्सेशन के भी आप वही महसूस करने लगते हैं, वही रिलैक्सेशन महसूस करने लगते हैं। तो ये जो अभी जो मैंने बताया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रिलैक्सेशन करना नहीं है, रिलैक्सेशन के बाद ये पोजीशन करना है। मैं ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा सिखाता हूँ जब हम बच्चों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते रहने से आपके अंदर की जो जब ऐसी सिचुएशन, एग्जाम का सिचुएशन है या कुछ भी होता है, तो आप सिर्फ इतना भी कर देंगे तो आपका बॉडी बॉडी कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगा, आपका ब्रेन कनेक्ट हो जाएगा, आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे। तो ये भी जरूरी है। और एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं आज नहीं किया, जनरली हम करते हैं, जो आप लोग शायद रोज करते होंगे, वो है ओम का उच्चारण। साइंस अभी जो वेस्टर्न साइंस है, क्योंकि आप लोग करते होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओम का उच्चारण कितना साइंटिफिक है, वो आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रूवन है। बहुत सारे स्टडीज बच्चों के साथ किया गया है, बहुत सारे रिसर्च बच्चों के साथ किया गया है। और ओम 3 प्रकार से होता है, आप सबको पता है, जिसमें ओ का उच्चारण बड़ा होता है, म का उच्चारण छोटा होता है, जिसमें ओ और म दोनों बराबर तरीके से बोला जाता है, और एक में ओ छोटा होता है, म बड़ा होता है। ये आप सभी को पता है, आप लोग करते हैं। इसके पीछे का रैशनल भी शायद आप लोगों को पता होगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ओ का उच्चारण का, जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारी शारीरिक स्थिति को वो इम्प्रूव करता है, शारीरिक स्थिति को इम्प्रूव करता है। उसमें हार्ट मसल्स मसल्स हार्ट, पेट, गैस्ट्रिक, इस सब चीजों को इम्प्रूवमेंट करता है। पर जो म है, जब हम म का उच्चारण करते हैं तो वो मस्तिष्क के लिए है, वो ब्रेन की में वो नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वो ओवरऑल नर्वस सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाता है। और ये मैं साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। इसीलिए जब हम बच्चों को कहते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, बच्चों के मेमोरी के लिए, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए, जो कंसंट्रेशन के बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास, कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी नहीं है, याद नहीं रहता, तो हम उसको ओम के उच्चारण के लिए बोलते हैं पढ़ाई करने से पहले। और उसमें म का उच्चारण पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। वैसे ओ का उच्चारण नहीं करते ऐसा नहीं है, पर म के उच्चारण में ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। जब जब ओम कहते हैं और उसमें म बड़ा करते हैं, तो आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का जो स्टिमुलस है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ओम का उच्चारण यदि हम रोज सुबह शाम यदि 2 बार भी करते हैं, और वो तीनों तरीके से, ओ म और ओम, वो जो मैंने 3 तरीका बताया, आप लोगों को पता है, उसको 3-3 बार भी करते हैं, और वो रिलैक्सेशन का टेक्निक में आ जाता है, तो आपको बहुत इजी तरीके से जो जो आप योग निद्रा या किसी चीज से पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। और जब आप योग निद्रा में जाते हैं तो आपके अंदर के जो भी आप चाहते हैं, उस चाहत को जरूर सोच में लाइएगा। और यदि आप चाहत को सोच में लाएंगे तो वो शरीर में बदलाव लाएगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा। एंड दैट इज व्हाट माय मैसेज इज। ये आपने पॉजिटिव, नकारात्मक सोच से पॉजिटिव सोच रखिए और आप अंदर बदलाव आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। काफी कुछ मिलता जुलता है जो हम कराते हैं और जो कुछ आपने आज बताया, काफी कुछ कह सकते हैं। तो बाकी वो उन साधक जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं, ओम छोड़ देते हैं, जल्दी चले जाते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, आज शायद डॉक्टर साहब के कहने के बाद उनको समझ आ रही होगी, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो अपना घाटा कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, चलते फिरते लोग, हमारे पास ना डिग्री है ना हमारे टाइम की वैल्यू है। लेकिन डॉक्टर साहब तो बहुत बड़ी डिग्री लेकर आपके पास आए हैं,
तो जो जो बातें उन्होंने कही इस योग से जुड़ी ही हैं, तो उन सभी को आप करिए। क्योंकि डॉक्टर साहब की तो बात मानेंगे ना, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए तो हम कई बार हमें बहुत बार फीस भी देनी पड़ती है। हमारी फीस की तो कुछ है ही नहीं हमारा तो, हम तो ऐसे ही हैं, बुलाते रहते हैं तब भी लोग नहीं आते, कहते रहते हैं तब भी लोग नहीं आते। तो आज प्लीज़ सारे डॉक्टर साहब की बात को ही याद रख के इस योग क्लास की वैल्यू को समझिए, कितनी वैल्यू है। बाकी तो आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, आपको मैं क्या समझा सकती हूँ ना, ठीक है? चलिए डॉक्टर साहब, आपका हम सभी जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं, उनका 80-85, 85, 80 के आसपास, अगर मैं आईडी गिनूँ और अगर मैं 2-2, 3-3 लोग गिनूँ तो शायद 100 के आसपास होंगे। उन सभी की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, इतना वैल्यूएबल टाइम आपने हम लोगों को दिया, क्योंकि टाइम की कीमत बहुत होती है, चाहे वो आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो। तो आपका धन्यवाद। फिर कभी ऐसा कुछ खास टॉपिक हो, तो आप हमारे इस ज़ूम में ज़रूर आएँ। प्रीति को कह दें और हम प्रीति को भी कहने की ज़रूरत नहीं, आप ही की क्लास है, जब थैंक चाहे यू। आ सकते हैं। थैंक यू। चलिए आइए प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना नहीं हुई है अभी। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आँखें कोमलता से बंद। विश्व मंगल में वैदिक प्रार्थना।